नमस्कार दोस्तों, सारांश सिविल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हम लोगों ने लेक्चर किए थे जिसमें हम लोगों ने संविधान का भाग 1 समझा था, यूनियन एंड टेरिटरी, और उसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पहला चार्टर देखा था 1600, और उसके बाद कुछ और उससे बिंदु थे जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब अल्टरनेट डेज पर एक दिन पॉलिटी और एक दिन हिस्ट्री का लेक्चर आपको मिलता रहेगा। तो पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, यूनियन एंड टेरिटरी। आप लोगों को पता है कि जो संविधान का भाग 2 है उसका संबंध है भारत के नागरिकता से। किससे संबंध है? भारत की नागरिकता से, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सिटीजनशिप। ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सिटीजनशिप। तो आप लोगों को एक चीज क्लियर होगी कि भारत को संविधान में एक राज्य का दर्जा दिया गया है, यानी भारत को क्या कहा गया है? स्टेट। तो किसी भी राज्य को बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है उसकी प्रजा, यानी कि उसके नागरिक। जैसे एक परिवार को बनने के लिए परिवार के सदस्यों की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक राज्य को बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसको हम लोग कहते हैं उसके नागरिक, यानी कि उसकी प्रजा। ठीक है, तो ये किस भाग में दिया गया? सबसे पहले ये समझना है, ये दिया गया है भाग 2 में। संविधान के भाग 2 में किसका प्रोविजन दिया गया है? नागरिकता का। लेकिन ये जो प्रोविजन है ये हमारे बनाए गए थे जब हमारा संविधान नया नया बना था, और उस समय बहुत सारी समस्याएं थी। वो समस्याएं क्या थी कि हाल ही में हमारे भारत का एक डिवीजन हुआ था जिसमें एक देश पाकिस्तान बना था और एक देश भारत बना था। उससे पहले भारत और पाकिस्तान के जो नागरिक थे वो एक ही कंट्री के नागरिक थे, जिसको हम लोग कहते थे भारत। लेकिन जब डिवीजन हुआ तो 2 देश हो गए, यानी कि 2 डिवीजन हो गए, एक बन गया पाकिस्तान और एक बन गया भारत। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी कि जो भी पाकिस्तान जाकर रहना चाहता है वो भारत से पाकिस्तान जा सकता है, और जो पाकिस्तान से भारत आकर रहना चाह रहा है वो भारत से पाकिस्तान से भारत आ सकता है। उसी के लिए हमने कुछ प्रोविजन किए थे संविधान में। आज हम लोग उन प्रोविजन को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दिए गए हैं, और इन 11 आर्टिकल की हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 वाला जो है उसको देखेंगे, और नागरिकता अधिनियम 1955 देखेंगे। तो उसके भी प्रोविजन हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग लीगल प्रोविजन की तरफ चलेंगे। तो इसमें अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है? इसकी हेडिंग कह रहा है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कमेंसमेंट मतलब होता है प्रारंभ। ये कह रहा है संविधान जब प्रारंभ हुआ तो कब प्रारंभ हुआ? प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब प्रारंभ हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो कह रहा है सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन ये संविधान प्रारंभ हुआ उस दिन के जो नागरिक है उनकी क्या पोजीशन है वो हम लोग देख लेते हैं। ये कह रहा है एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के प्रारंभ से एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी व्यक्ति भारत में रह रहा है यानी भारत में जिसका अधिवास है वो भारत का नागरिक होगा, शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कह रहा है कि जितने भी व्यक्ति भारत में रह रहे हैं जिस दिन संविधान प्रारंभ हुआ है वे भारत के नागरिक होंगे, शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन इसमें कुछ शर्तें लगा दी गई। अब वो शर्तें किस लिए लगाई गई हैं उसको हम लोगों को ध्यान से समझना होगा। हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। ठीक है, तो कई सारे नागरिक जो विदेशी थे वो भारत में रहते थे। ठीक है, तो उस समय अगर देखा जाए तो अधिवास तो उनका भी है, लेकिन हमें केवल नागरिकता किसको देनी थी? जो एक्चुअल भारत का नागरिक है। ठीक है, तो इसमें कुछ शर्तें लगा दी गई। ये कहा गया कि जो अधिवास है वो तो भारत के नागरिक होंगे, लेकिन उनको इन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। पहली क्या शर्त है? हु वॉज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहां पर वॉज लगा है तो इसका मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जो अविभाज्य भारत था, जब भारत और पाकिस्तान डिवीजन नहीं हुए थे, वो अगर जहां जन्मा था, वो व्यक्ति अविभाज्य भारत में जन्मा था और यहां उसका डोमिसाइल है तो वो भारत का नागरिक होगा। क्लियर हो गया? अगर वो व्यक्ति भारत में जन्मा था, बात समझे, अगर वो व्यक्ति भारत में जन्मा था, उसका यहाँ पर संविधान के प्रारंभ में अधिवास है तो वो भारत का नागरिक होगा। पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट तो में ये क्लियर हो गया। अब हमें एक चीज इसमें समझनी है, एक समस्या उत्पन्न हुई। समस्या ये हुई, ये कह रहा है कि अविभाज्य भारत में जो नागरिक सब यहाँ पर जन्म लिया था जिसने, ठीक है, यानी कि 1947 से लेकर से पहले मान लो किसी ने जन्म लिया। ठीक है, अब किसी का जन्म हो गया तो अब उसका अधिवास भी है, तो पहले पॉइंट के हिसाब से तो उसको अपने भारत का नागरिक मान लिया। लेकिन एक चीज और हमें समझनी है कि मान लेते हैं कि इस समय 1947 से पहले एक विदेशी कपल यहाँ रह रहा था,
एक मियां बीबी यहाँ पर रह रहे थे जो जिनका संबंध यूके से था, इंग्लैंड से था, उनका कोई बच्चा हो गया होगा, ठीक है, तो इस हिसाब से तो वो भी नागरिक हो जाएगा, तो इसको तो हमें बाहर करना है ना, यानी कि कोई विदेशी हमारा नागरिक ना बने जो पहले नहीं था, हमारे वही नागरिक रहे जो पहले अविभाज्य भारत में नागरिक थे और उनका भारत में अधिवास है, तो इसके हिसाब से तो ये भी इसका नागरिक हो जाएगा जो बच्चा जन्मा, ठीक है। उसको बाहर करने के लिए दूसरी शर्त क्या लगा दी गई, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स was born in the territory of India, यानी कि इस बच्चा जी होगा उनके माता पिता में से भी कोई एक जो है भारत में जन्मा हो, कौन से भारत में, अविभाज्य भारत में। क्लियर हो गया। अगला कह रहा है who has been ordinary citizen in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be citizen of India। ये कह रहा है कि ऐसा जो भी नागरिक होगा, चाहे वो भारत की टेरिटरी में, अविभाज्य भारत की टेरिटरी में जन्मा था या उसके माता पिता में भी से कोई एक जन्मा था, और वो मिनिमम जो है न्यूनतम मतलब ऑर्डिनरी सामान्य तौर पर, मामूली तौर पर भारत में कब से रह रहा हो, कम से कम 5 वर्षों से मामूली तौर पर भारत में रह रहा हो। क्लियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब एक बार इसको हम लोग कर लेते हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ से प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका भारत में अधिवास है, अधिवास मतलब भारत में अधिवास, आधिकारिक रूप से थोड़ा बहुत निवास का आधिकारिक रूप से निवास कर रहा है। लेकिन इसमें एक शर्त क्या थी, वो व्यक्ति भारत में जन्मा था, यानी कि यहां जन्मा था की बात कर रहा है तो अविभाज्य भारत की बात करेगा। दूसरा कह रहा है उसके माता पिता में से कोई एक जन्मा था, ठीक है, वो तो जन्मा ही जन्मा था, साथ में उसके माता पिता में से भी कोई एक जन्मा था। और तीसरा कह रहा है कि वो कम से कम मिनिमम 5 वर्षों से, जिस दिन संविधान प्रारंभ हुआ उसके पहले लगभग मिनिमम 5 वर्षों से क्या करना चाहिए, मामूली तौर पर भारत में निवासी होना चाहिए, तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। आर्टिकल 5 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या कह रहा है, राइट्स ऑफ सिटीजन सर्टेन पर्सन हु माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान। ये कह रहा है कि जो भी हमारे यहां पर, आप पहले एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये जो ऊपर हम लोग 5वां कह रहे थे, पॉइंट समझ रहे थे, ये हम बात कर रहे थे जो जन्मा है और मरा है, ये हम लोग देख रहे थे अविभाज्य भारत में। आप लोगों को पता है कि भारत जो है, मान लेते हैं ये एक भारत का नक्शा है, ठीक है, हालांकि भी है नहीं लेकिन इसको मान लेते हैं, तो इतना पार्ट ये अलग हो गया जिसको हम लोगों ने कहा पाकिस्तान, और एक पाकिस्तान का पार्ट इधर से अलग हुआ, उसको भी हम लोगों ने कहा पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, लेकिन उस समय उसको पाकिस्तान, तो उस समय की स्थिति में इसको हम पाकिस्तान ही समझते हैं। ये कह रहा है, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्टिंग में कि कुछ नागरिक ऐसे थे जो पाकिस्तान में रह रहे थे और उनको भारत आना था क्योंकि उनका कामकाज इधर था या उनका घर बार इधर था। बस समझिए, आप कहीं अगर किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं और आपका घर कहीं और है, और अचानक से खबर है कि वो शहर अब यहाँ पे नहीं रहेगा या भारत का हिस्सा नहीं है, किसी भी देश में ऐसा हो, तो क्या होगा, आपको अपने घर आना है। तो यानी कि जो लोग यहाँ काम कर रहे थे या जिनका घर नहीं था या जिनका कामकाज इधर था, घर था, ऐसे नौकरी करने वहां पे गए थे, तो उनको क्या होगा, भारत आना पड़ेगा, ठीक है। और जो यहाँ से भारत से होंगे उनको कहाँ जाना पड़ेगा, पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो आर्टिकल 6 जो बात कह रहा है वो बात कह रहा है राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता के अधिकार सर्टेन पर्सन, कुछ व्यक्तियों को, हु हैव माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। माइग्रेटेड का मतलब अंग्रेजी में आप लोग के एग्जाम में लिखा आता है प्रव्रजन, यानी कि वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उनके नागरिकता के अधिकार क्या क्या होंगे, ठीक है, उनके नागरिकता के अधिकार क्या क्या होंगे। पहला प्रोविजन क्या कह रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, यानी कि आर्टिकल 5 में कुछ भी कहा गया हो, ए पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल बी deemed to be citizen of India as commencement of this constitution। ये कह रहा है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए हैं माइग्रेट होके, आर्टिकल 5 में कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है, ये कह रहा है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए हैं, जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उनको भारत का नागरिक समझा जाएगा, यदि, कब समझा जाएगा, इस संविधान के प्रारंभ से। उसके बाद लगा है इफ का मतलब क्या हुआ, यदि, इसका मतलब क्या हुआ, जो भारत पाकिस्तान से भारत आए हैं वो नागरिक तो होंगे, अगर का मतलब क्या हुआ, ये 2 शर्तें उनको पूरी करनी पड़ेंगी। क्या वो शर्तें हैं, ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो वो खुद या तो उसके माता पिता में से कोई एक, या एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, 1935 एज ओरिजिनली इनेक्टेड, यानी कि अब इसको हमें समझना होगा। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले जो नागरिकता हमारे यहाँ मानी जाती थी, यानी कि संविधान जो उनका ब्रिटिश काल में थी, उसमें हमारा एक कानून हुआ करता था
जिसको हिंदी में आप लोग समझते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। यह कह रहा है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है वो भारत का नागरिक तो समझा जाएगा संविधान के प्रारंभ से, लेकिन यदि वह खुद या उसके माता पिता या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, अब यहां पर ग्रैंड पेरेंट्स जो ले रहा है वो सिर्फ उसके पिता के साइड का नहीं ले रहा है, माता के साइड का भी ले रहा है, यानी कि उसके नाना नानी या दादा दादी में से कोई एक किसमें जन्मा हो, भारत में जन्मा हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसके तहत उसको नागरिकता की परिभाषा में आता हो। इसका मतलब एक चीज हमें क्लियर हो गई कि संविधान से पहले जो भारत में नागरिकता मिलती थी उसके लिए जो प्रोविजन था वो था भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो ये कह रहा है कि जो भी पाकिस्तान से भारत आ गए हैं वो नागरिक होंगे, लेकिन उनके माता पिता या वो खुद या उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें से कोई एक जो है वो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के तहत नागरिकता के रूप में परिभाषित हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है इन केस ऑफ वेयर सच पर्सन सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th डे ऑफ 1948, यानी यहां पर हमें ध्यान देना होगा 19 जुलाई 1948, ये डेट अभी हम बताते हैं। He has been ordinary resident territory of India since the date of migration। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि ये जो व्यक्ति, जो पहली शर्त है ये केवल उसी व्यक्ति पर लागू होगी जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवेश कर चुका है। अब इसको ध्यान से समझना, यहां पर क्या कह रहा है 19 जुलाई 1948, तो होता क्या है कि हमें पॉपुलेशन ट्रांसफर करनी थी, यानी जिसको पाकिस्तान से आना है भारत आ जाए या जिसको भारत से जाना है वो पाकिस्तान चला जाए। ठीक है, तो जब पॉपुलेशन ट्रांसफर करनी तो एक कट ऑफ डेट डिसाइड किया था कि इस डेट के अंदर किसी को आना है तो आ जाए और इस डेट के अंदर किसी को जाना है तो चला जाए, इसके बाद का जो है मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो आ गया है तो उस पर ये शर्त लगी होगी। ठीक है, इन केस वेयर सच पर्सन मस्ट माइग्रेटेड बिफोर द 19th डे ऑफ 1948, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है और मामूली तौर पर भारत में रहा हो जब से वो आया है तब से। क्लियर हो गया, तो उसको संविधान के प्रारंभ से भारत का नागरिक समझा जाएगा। अब कह रहा है इन केस सच पर्सन सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर 19th डे ऑफ जुलाई 1948, ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है वो 19 जुलाई 1948 वाले दिन या उसके बाद अगर आता है तो क्या करना होगा, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed on that behalf of government of India, Dominion of India, on application made by him therefore to such officer before the commencement of this constitution in the form manner prescribed by the government, that government। ये कह रहा है कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको आवेदन करना पड़ेगा कि हम नागरिकता लेना चाहते हैं, और जो भारत सरकार द्वारा जो उसके लिए नियुक्त अधिकारी होगा वो क्या करेगा, वो उस भारत सरकार के बिहाफ पे उसको सिटीजन के रूप में या नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगा। क्लियर हो गया, तो इसमें दो पॉइंट हमें समझने हैं। पहला पॉइंट ये वाला कि इसमें कह रहा है कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाता है तो उसको संविधान के प्रारंभ से उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा, लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो भारत सरकार द्वारा जो नियमित नियुक्त अधिकारी होगा उसके द्वारा उसको रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा उसके आवेदन के बाद, यानी कि उस व्यक्ति को आवेदन करना पड़ेगा। अगर 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया नहीं करनी होगी, बाद में आते हैं तो आपको आवेदन की प्रक्रिया करनी होगी। प्रोवाइडेड दैट नो सच पर्सन रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज बीन रेजिडेंट टेरिटरी ऑफ इंडिया एटलीस्ट 6 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन इसमें कह रहा है कि जब वो एप्लीकेशन देगा तो मिनिमम उसको पिछले 6 महीनों से भारत में मामूली तौर पर रहना आवश्यक। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आर्टिकल 6 किसके लिए है, आर्टिकल 6 ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो पाकिस्तान से भारत आए थे, और उनका सारे प्रोविजन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोविजन पे। अब देख लेते हैं आर्टिकल 7, राइट्स ऑफ द सर्टेन सिटीजनशिप, राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू द पाकिस्तान। ये कह रहा है ऐसे व्यक्ति, यानी 7वां किसके लिए दिया गया, 7वां कहा गया है ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उनके अधिकार क्या होंगे। ये कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 and 6 ए पर्सन हु हैज आफ्टर द 1st March ऑफ जुलाई। लेकिन यहां पर जो डेट ली गई है वो ली गई है 1 मार्च 1947। ये कह रहा है जो भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेटेड फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया टू टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। ये कह रहा है कि जहां पर भारत की टेरिटरी है
अब वो ऐसे राज्य क्षेत्र में चला गया है जो पाकिस्तान के अधीन है, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वो कह रहा है उसको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें कह रहा है कि जो भी व्यक्ति, जैसे आर्टिकल 6 कह रहा है कि जो पाकिस्तान से भारत आएगा उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा, कुछ शर्तें लगा दी गई। ये कह रहा है जो भारत से पाकिस्तान चला गया है, ठीक है, उसको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। आगे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए उन्हें भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये कह रहा है प्रोवाइडेड दैट, यानी कि शर्त ये है, नथिंग इन दिस आर्टिकल, दिस आर्टिकल का मतलब आर्टिकल 7 शैल अप्लाई, ऐसे लोगों पर लागू नहीं होगी। अप्लाई यानी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। कैसे व्यक्ति पर? हु आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड, यानी जो एक बार पाकिस्तान चला गया, टू द टेरिटरी नॉट इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, हैज रिटर्न, और वापस आ गया, टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर, कैसे वापस आया? ए परमिट ऑफ रीसेटलमेंट, यानी पुनर्वास के परमिट उसको जारी किया गया और वो पाकिस्तान से भारत जो है वो वापस आ गया। पहले वो चला गया था। परमानेंट रिटर्न, और परमानेंट तौर पर आ गया। इशूड बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ, ठीक है, ये कह रहा है कि किसी भी विधि द्वारा जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन अगर वो भारत वापस आना चाहता है और वो रिटर्न हो गया है, आ गया है वापस, ठीक है, किसके द्वारा आया है? परमिट ऑफ रीसेटलमेंट द्वारा, ठीक है, या तो उसको परमिट ऑफ रीसेटलमेंट द्वारा आया है या उसका परमानेंट रिटर्न हुआ है या परमानेंट तौर पर आया है, ठीक है। अगर आ गया है किसी कानून द्वारा उसको ऐसा अथॉरिटी दे दी गई है, यानी कि उसको आने की परमिशन दे दी गई है, तो उस पर ये सब जो ये आपका आर्टिकल 7 का जो ऊपर वाला पॉइंट है ये लागू नहीं होगा, ठीक है। एवरी सच पर्सन, यानी सच पर्सन का मतलब जो वापस आया है, शैल फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 डीम टू बी हैव माइग्रेटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर द 19th डे ऑफ द जुलाई 1948। आर्टिकल 6 में हमने 2 प्रोविजन देखे थे। उसमें कहा था कि एक व्यक्ति 1948 के बाद आ रहा है, या 1948 वाले 14 जुलाई है, सॉरी 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहा है या 19 जुलाई 1948 के पहले आ रहा है। अगर पहले आ रहा है तो उसको नागरिक बना लिया जाएगा, अगर बाद आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो 7वें में क्या कह रहा है? जो भारत से नागरिक चले गए हैं, यानी कि भारत के थे और पाकिस्तान चले गए, उन्हें भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर वो चले गए 1 मार्च 1947 के बाद और फिर वापस आ गए, क्यों वापस आ गए? परमिट फॉर रीसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न, या तो उनको परमिट जारी किया गया है रीसेटलमेंट का या पूरी तरह से यानी परमानेंट वापसी का, ठीक है, किसी भी कानून द्वारा। तो उसको जो नागरिकता दी जाएगी वो किस प्रावधान के तहत दी जाएगी? जो 6 में हमारा दिया गया था कि 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाली, यानी उसको क्या करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा। तो उस पे जो भी, फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जो भी व्यक्ति भारत की टेरिटरी से पाकिस्तान चला गया, ठीक, मान ले 2 व्यक्ति गए, एक गया ए और दूसरा गया बी, ठीक, लेकिन ए जो है वो वहीं रुक गया परमानेंट, बी जो है वो वापस आ गया, बी जो है वो वापस आ गया। बी अगर वापस आ गया भारत, ठीक है, तो उसको नागरिक समझा जाएगा, लेकिन इसको नागरिकता जो मिलेगी तो ये माना जाएगा कि ये 19 जुलाई 1948 के बाद आया है। तो इसको जो 6 के बी पॉइंट में शर्तें थी उसको इसको पूरा करना पड़ेगा, यानी मिनिमम 6 महीने यहां पर रहना पड़ेगा और आवेदन करना पड़ेगा। तो भारत सरकार का जो अधिकारी है वो उसको आवेदन को स्वीकार करेगा और इसको नागरिकता दे सकता है। क्लियर? चलो अब 8वां देख लेते हैं। 8वां कह रहा है राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश जब हमारे यहाँ पर थे तो इनकी कई सारी कॉलोनी पूरी दुनिया में थी, तो ये भारत के लोगों को ले जाते थे वहां पर काम के लिए, वहां पर नौकरी के लिए, जॉब के लिए, व्यापार के लिए। और कुछ भारतीय जो है वो स्वेच्छा से भी अपना व्यापार करने के लिए दूसरे देशों में जाते थे, यानी कि ना भारत में थे ना पाकिस्तान में थे, वो कहाँ थे? विदेशों में थे। तो ये कह रहा है कि ऐसे नागरिक जो ना तो भारत में है और ना तो पाकिस्तान में, जो कहां पर है? विदेशों में है, तो उनके लिए प्रावधान किया गया आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग आर्टिकल 5 any person who or either whose parents
और आइदर whose grandparents was born in India as a defined born in India as defined in Government of India Act 1935, ठीक है, who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be citizen of India if, ये कह रहा है कि जो भी व्यक्ति भारत के बाहर विदेश में रह रहे हैं और वो खुद या उनके माता पिता में से खुद या उनके दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी व्यक्ति भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के तहत नागरिक के रूप में परिभाषित था और वह भारत के बाहर मामूली तौर पर किसी देश में रह रहा है, उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन कब समझा जाएगा, इसके लिए शर्त लगा दी, इफ, यहां पर लगा है ना इफ he has registered as a citizen of India by the diplomatic consular representative of India in the country where he is for the time being residing and application made by him therefore to such diplomatic and consular representative, ठीक है। ये कह रहा है जैसे भारत के दूतावास होते हैं कई देशों में और अन्य देशों के दूतावास ये होते हैं, तो ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और वो चाहता है कि भारत के नागरिक हम बने और वो खुद उसके माता पिता में से कोई या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत नागरिक के रूप में परिभाषित था, तो वो जाएगा कहां पर, जो भी दूतावास होगा उस दूतावास में जाकर एप्लीकेशन लगाएगा कि हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं और उस एप्लीकेशन को जो डिप्लोमेटिक जो वहां पर अधिकारी होंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। वेदर बिफोर एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे ये जो एप्लीकेशन का प्रोविजन है ये चाहे जो संविधान प्रारंभ हो उसके बाद दी जाए या पहले दी जाए, ठीक है। और कह रहा है इन फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कह रहा है कि ये जो कैसे आवेदन करना है उसकी प्रक्रिया क्या होगी या उसका रूप क्या होगा वो कौन तय करेगा, भारत सरकार या भारत डोमिनियन की सरकार। क्लियर हो गया।